आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए जूनियर लेवल यानी सीटेट पेपर सेकंड, ठीक है ना, इसका चौथा भाग या कहिए आखिरी भाग लेकर के आए हैं, जिसमें ये 5 प्रॉब्लम्स और बची थी। प्रॉब्लम नंबर 46 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 50 तक, ठीक है ना। तो इनको हमें आज और एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का सलूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक आपने जो इस पेपर में क्वेश्चन किए हैं उनमें से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और प्रिज्म शायद है कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने त्रिभुजाकार प्रिज्म देखा है तो गिलास का बना हुआ, तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनिए। यदि एफ बी और ई, एफ का मतलब यहाँ प्योर हिंदी में ही कह दिया गया है। एफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स फलक, या इंग्लिश में कहते हैं सरफेसेस। तो देखिए जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, तो उस प्रिज्म में ध्यान से देखिए कि एक बेस होता है उसका ट्रायंगुलर, और ऊपर जो 3 पार्ट होते हैं, फलक होते हैं, वो भी आपके ट्रायंगुलर होते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार फलक में कुल 4 फलक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद बी से मतलब होती हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कुल कितनी होती हैं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वर्टिसेस को हिंदी में कहते हैं कोने, बिंदुवत, जहाँ पे बिंदु बनते हैं, पॉइंट बनते हैं। तो नीचे बेस में 3 बन जाते हैं और एक ऊपर बनता है जाकर के, इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पॉइंट या वर्टेक्स ऊपर बनती है। तो इस प्रकार से कुल 4 वर्टेक्स इसमें बनती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहे हैं और ई का मतलब होता है स्टूडेंट्स एजेस, शीर्ष, ठीक है ना। तो वो सॉरी किनारे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वर्टेक्स शीर्ष होते हैं, एजेस क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो किनारे अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसमें 6 एजेज होती हैं, 6 एजेज होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम किनारे बोलते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुजाकार ये प्रिज्म है। इस त्रिभुजाकार प्रिज्म में ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 ये वर्टिसेस होती हैं, या जिनको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो इस तरीके की दिखाई दे रही है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके कितने होते हैं नंबर में, एजेस 6 होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। यदि एफ बी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो स्टूडेंट्स हम इनकी सारी चीजें लिखेंगे कि कितनी कितनी होती हैं, फिर हम इस इक्वेशन में इनको रख देंगे। और जो इक्वेशन दिए गए हैं ये 4 ऑप्शन में या विकल्प में, तो हम इन चारों में से बारी बारी से रखेंगे, और जिस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर देगा उनके वर्टिसेस, एजेस और ये आपके जो क्या कहना चाहिए हैं फलक जो भी हैं, तो ये जो आपके सेटिस्फाई कर देंगे तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर एफ यानी फलक हमारे पास कितने होते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में, 4 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और हमारे पास वर्टेक्स बी कितने होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स 4 होते हैं हमारे पास। और उसके बाद हैं आपके ई एजेस, किनारे, ये हमारे पास 6 होते हैं। तो ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब हम उल्टे रखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके जो 4th वाला ऑप्शन है इसमें रखना शुरू करेंगे। इस 4th ऑप्शन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 4f + 2b, 4f + 2b और -3e और =6 दिया है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और अगर राइट हैंड साइड इसके बराबर आ जाती है तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 4f + 2b - 3e, ठीक है ना। अब देखिए 4, f की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, और +2v, v की वैल्यू मेरे पास 4 है, और -3e, e की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो रख दो इसमें, तो 4 4 जा ये 16 हो गया, प्लस ये 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस ये 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24, और 24 - 18 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब हमें और ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क है, किसी को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया।
6 आ गया, राइट हैंड साइड डॉट करके वापस आ गई। इसका मतलब इस इक्वेशन को किसने, एफ, बी और ई ने सेटिस्फाई कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर, एक त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, इसकी भुजा पी क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक त्रिभुज हमने बनाया पी क्यू आर, ये मान लीजिए आपका एक पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर, इस भुजा पी क्यू की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु है। चलिए हमने इस भुजा पी क्यू पर कोई एक एस बिंदु ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये एस पॉइंट है। इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, आर एस बराबर आर एस कहाँ पर है, देखिए ये है आर एस, ठीक है ना। थोड़ी लाइन में सही खींच दो, थोड़ी लाइन गड़बड़ हो गई आपकी, सीधी खींचनी पड़ेगी थोड़ी सी समझाने के लिए। ये आपकी लाइन हो गई आर एस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब रिलेशन क्या है, आर एस और पी एस, आर एस है और जो पी एस है, ये पी एस है आपकी, ठीक है ना, आर एस पी एस और क्यू एस, क्यू एस ये वाली लाइन है, ये तीनों आपकी स्टूडेंट्स बराबर है। मैंने डबल मार्क कर दिया है, आर एस पी एस और क्यू एस ये तीनों लाइनें आपकी बराबर है, रिलेशन दिया गया, ठीक है ना। यदि एंगल क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री, क्यू पी आर ये एंगल आपका 15 डिग्री दिया है स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। हम इस 15 डिग्री वाले एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो टू एंगल पी क्यू आर, टू एंगल पी क्यू आर, यानी ये एंगल स्टूडेंट्स टू एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू, माइनस एंगल पी आर क्यू, ये पूरा एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल, इनका मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी एस आर में हम पहले देखते हैं ध्यान से, ट्रायंगल पी एस आर, ये मेरे पास ट्रायंगल है पी एस आर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस ट्रायंगल को हम जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमने एंगल 1 डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा हम इनके एंगल के नाम डाल देते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में थोड़ा सा। ये एंगल हमने 1 डाल दिया, यहाँ पे हम एंगल इसको स्टूडेंट्स एंगल 2 डाल देते हैं, ये एंगल आपका 2 हो गया मान लीजिए, और ये एंगल स्टूडेंट्स आपका 3 हो गया। इस तरीके से हमने नाम डाल दिए, जिससे हम एंगल से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये जो 15 डिग्री का एंगल दिया था, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, इसको नंबर 3 डाल दिया। इसी ट्रायंगल की हम पहले बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 को हम सोल्यूशन करेंगे, 47, ठीक है ना। तो देखिए पी एस क्या है यहाँ पर 47 में, पी एस बराबर एस आर, पी एस बराबर एस आर, या ऐसे लिख सकते हैं आर एस बराबर पी एस, ठीक है ना, पी एस, इसी के दोनों साइड में एक कुछ छोड़ दिया है फिलहाल में। एक किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल पी एस आर में, ट्रायंगल पी एस आर, इसमें हम बात करेंगे। ये दोनों साइड कैसी है मेरी, इक्वल दी गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब दोनों साइड ये इक्वल दी गई हैं, तो स्टूडेंट्स एक नियम होता है कि जो ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें कि आर एस साइड हमारी ये है, तो इसके सामने वाला एंगल ये हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और पी एस साइड हमारी ये है, तो इसके सामने वाला एंगल ये हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। ध्यान से देख लो, आर एस ये साइड है, इसके सामने का ये एंगल 1 हो गया, और पी एस के सामने का ये एंगल 2 हो गया। इसका मतलब जब साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल या अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सो हम भी यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद अब हम स्टूडेंट्स इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए स्टूडेंट, तो ये एंगल हमें 15 डिग्री का दिया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल 15 डिग्री के हो गए। अब इसमें बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज का नियम क्या होता है, सभी कोणों का इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये हम नोट लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो 15 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंगल 3 बराबर 15 30 हो गया, 30 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 150 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने एंगल 3 की वैल्यू निकाल ली, और ये एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 150 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये क्यूपी एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको मालूम है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने भी एंगल बने हों उन सभी एंगल्स का सम 180 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चाहे ये एंगल हो, चाहे ये हो, चाहे एक और हो, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आपका देखिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन है PQ, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, सिंस PQ एक सरल रेखा है या स्ट्रेट लाइन है, PQ एक सरल रेखा है, ऐसे लिख सकते हो। PQ एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर ये एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। ये एंगल हमारे पास है 150 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए एंगल 4 है, तो इस एंगल 4 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी 180 माइनस 150। तो एंगल 4 इक्वल्स टू हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल 3 की वैल्यू 150 है स्टूडेंट, तो एंगल 4 की वैल्यू कितने निकल के आ गई 30 डिग्री। तो देखिए एक हमने यहाँ से वैल्यू पता कर ली, इसकी 30 डिग्री निकल के आ गई। अब चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है उनमें थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें SR और QS दोनों साइड्स इक्वल है स्टूडेंट्स, SR और QS। SR साइड हमारे पास ये है, QS साइड हमारे पास ये है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है स्टूडेंट, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब इसका अपोजिट एंगल ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इसका अपोजिट एंगल्स SQ, इसका अपोजिट एंगल्स ये हो गया स्टूडेंट, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हम x कंसीडर किए लेते हैं और इसको भी x डिग्री कंसीडर किए लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल QSR में भी या RSQ में भी, जो भी नाम आप देना चाहें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा इसमें, इन ट्रायंगल QSR क्या हो जाएगा इसमें, x प्लस x और प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। तो x और x जुड़ जाएगा, 2x हो गया स्टूडेंट्स, प्लस एंगल 4 की वैल्यू मेरे पास अभी आई 30 डिग्री, यहाँ रख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज स्टूडेंट्स 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, तो बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 150 बाई 2, ये कट हो जाएगा तो 75 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी एंगल मेरे पास 75 डिग्री का आ गया और ये एंगल भी मेरे पास 75 डिग्री का आ गया, ये दोनों 75 डिग्री के आ गए। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास 15 डिग्री के थे, तो ये भी मेरे पास 15 डिग्री आ गया। जो ये मेरे पास एंगल 2 था, ये एंगल 2 ये भी 15 डिग्री का आया था, ठीक है ना, ये भी 15 डिग्री का। अब देखिए स्टूडेंट्स मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए थी और मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ये दोनों एंगल से मुझे काम था। ये एंगल आपका पूरा, ये पूरा एंगल निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये एंगल मेरे पास 75 डिग्री है ही, तो इन दोनों की हमें जरूरत है, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए वैल्यू और इसकी निकाल लूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, आप तो देखिए द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी थी मेरे पास वैल्यू पूछी थी वैल्यू ऑफ टू एंगल PQR और माइनस एंगल PRQ, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो बराबर कितनी हो जाएगी 2 इंटू एंगल PQR मेरे पास कितना आया PQR, यानी 75 डिग्री जो x की वैल्यू थी वही एंगल है, और माइनस एंगल PRQ किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल x के, तो यहाँ लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल x। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिग्री
और माइनस एंगल 2 की वैल्यू थी मेरे पास 15 और प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 75 डिग्री। तो ये आ गए, तो दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो इस एंगल के एंगल पी आर क्यू के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ कितना आ गया 150 और माइनस ये कितना हो गया टोटल 70 80 और 90, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इसके 47 को सोल्यूशन किया। चलिए स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 48 रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48 को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ये आपकी एक रेखा है, वो ये कहते हैं इस रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P स्थित है और ये है आपकी रेखा AB, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये रेखा AB है। रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है ना P स्थित कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि पी क्यू एक किरण है, पी क्यू इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, जहां चाहें। पी क्यू किरण एक इस प्रकार है कि ये पी क्यू हमने एक किरण बना दी, पी क्यू, ये पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि एंगल क्यू पी ए बराबर 7x, एंगल क्यू पी ए ये आपका 7x हो गया, 7x डिग्री मान लो, और एंगल क्यू पी भी 5x, एंगल क्यू पी भी ये आपका 5x है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये इस प्रकार से रेखा पर है। तो 8x माइनस 10 की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी स्टूडेंट्स, तब 8x माइनस 10 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए हम x की वैल्यू पहले यहाँ पे निकाल लें, उसके बाद ही हम इसका मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जूनियर लेवल का क्वेश्चन है और जूनियर लेवल में ही पूछा गया है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और सेकंडों में इसका आंसर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको पता है एक लाइन पर चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 जितने भी कोण बने हुए हैं उन सबका सम 180 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 एंगल बन रहे हैं, ये आसन्न कोण बोले जाते हैं, आसन्न कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, इनको हम वैसे सप्लीमेंट्री एंगल से बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सम अगर 2 एंगल इस प्रकार के हैं कि उनका सम 180 है तो सप्लीमेंट्री बोले जाते हैं, हम इनको आसन्न कोण भी कहते हैं। तो किस स्टूडेंट्स इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 7x प्लस 5x ये आपकी ट्रिक है और 180 की इक्वल कर दो तो ये कितना होगा 12x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 180/12, और अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 15 डिग्री। अब हमारे पास मान ये पूछा गया है 8x माइनस 10 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 8x माइनस 10 डिग्री। तो 8x माइनस 10 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x की डिग्री आ गई 15 और माइनस 10 तो कितना आ गया 15 8 क्या 120 माइनस 10, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 110 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन है या नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में 140 है, सेकंड में 102 है, थर्ड में 110 डिग्री, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम आगे इस क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा स्टूडेंट्स के एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इसको हर व्यक्ति नहीं कर पाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा, अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक है या मैथ्स नहीं आती है, थोड़ी कम आती है मैथ्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा लेंगे, इसकी जगह पे आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या स्टूडेंट, रुपया 12,000 की एक राशि, रुपया 12,000, ठीक है ना। तो ये पी की वैल्यू मूलधन जिसको बोलते हैं, ये स्टूडेंट्स 12,000 रुपए दिया गया है। रुपया 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, हमने मान लिया कि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर आर है, तो ये आर वार्षिक ब्याज की दर से स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दर से 1.5 वर्ष में, टाइम यहाँ स्टूडेंट्स एन बराबर दिया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर ये टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स। रुपया इतना हो जाती है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये मिश्र धन इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये है 15972, 15972 ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स, यानी 15,972 हो जाती है। तब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक मतलब एक स्टूडेंट आपको नियम सीखना पड़ेगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है
कि जब ब्याज हाफ ईयरली समायोजित होता है, या हम क्या कहना चाहिए, व्हेन इंटरेस्ट एडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना, अर्धवार्षिक। तो हाफ ईयरली समायोजित होता है तो आर की वैल्यू आर बाई 2 हो जाती है स्टूडेंट्स, और टाइम जो है वो आपका डबल हो जाता है, यानी 2 इंटू 1.5, यानी कि 3 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और रेट कितना हो जाता है, परसेंटेज ऑफ रेट वो आधा हो जाता है, ठीक है ना, टाइम डबल हो जाता है। तब जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है स्टूडेंट, तो इसका रेट कितना निकल के आता है। पहले हम रेट कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए हम यहाँ रेट ही हमें कैलकुलेट करना है, जो भी रेट आ रहा हो, रेट आने के बाद ही हम आगे वाले भाग पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले रेट कैलकुलेट करते हैं कि रेट कितना आएगा स्टूडेंट। तो इसके लिए आपका फार्मूला आपका होता है, वैसे तो फार्मूला आपका स्टूडेंट होता है A इक्वल्स टू P और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये आपका नॉर्मली फार्मूला होता है व्हेन इंटरेस्ट एडेड एनुअली, यानी जब ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित हो रहा है, तो अर्धवार्षिक समायोजित होने के लिए हम फार्मूले की तुरंत समझ कर देंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा P और 1 प्लस आर अपॉन 200 आ जाएगा स्टूडेंट, तो पावर n हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। समय दूना हो जाता है, यानी पावर ऊपर 2n आ जाएगी। तो 2n हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ 2n रख सकते हैं। तो 2n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, 2 इंटू ये करके तो कितना आ गया, 3 ईयर्स आ गया। तो 2n की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 2n, तो 2n की जगह हमने ये वैल्यू रखेंगे 3 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो a अपॉन इसको हम p लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 200 की पावर 2n, ठीक है ना स्टूडेंट, जब हाफ ईयरली एडेड होता है तब। तो चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट। एक ही वैल्यू मेरे पास 15972, तो ये आ गया 15972, और p की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट 12,000, और ये बराबर आ गया 1 प्लस आर रेट मुझे कैलकुलेट ही करना है अपॉन 200 और पावर ये 3 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये 12 से कट जाएगा तो यहाँ 1000 आ जाएगा, ये 12 से कट जाएगा तो यहाँ 133 आ जाएगा तेरे का, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज कितना आ गया मेरे पास, फाइनली ये आ गया, और नीचे 1000 आ गया स्टूडेंट। तो ये 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर यहाँ पर 3 आ गया। इसको जरा हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये पावर 3 है तो इसको हम पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो 11 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर, और नीचे 1000 तो वो 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो टोटल को पावर हम 3 लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये बराबर आ गया 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 3 स्टूडेंट। हम अगर बोथ साइड में कंपेयर करें तो पावर रिमूव हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर हम बोथ साइड में कंपेयर करें, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 रिमूव हो जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 11/10 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 स्टूडेंट, ठीक है। इस 1 को हम इस साइड में ट्रांसपोज कर लें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 11/10 माइनस 1 इक्वल्स टू r/200, ठीक है ना। तो इसको हम और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1/10 इक्वल्स टू r अपॉन 200। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20%। कब, जब ब्याज हाफ ईयरली एडेड हो रहा था, ठीक है ना, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा था, तब हमारा रेट निकल के आ गया स्टूडेंट 20%। इतना ही क्वेश्चन दे सकते थे, इसके भी पार्ट दे सकते कि रेट बताओ, लेकिन नहीं, आगे इन्होंने और इसमें बढ़ा दिया क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। वही राशि उतने ही समय में मीन्स टाइम आपको चेंज नहीं करना स्टूडेंट, टाइम आपका वही रहेगा 1.5 ईयर्स, ठीक है ना, उसी समय में। अब रेट स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया, अब रेट मेरे पास निकल के आ गया, देखिए पी आपकी वही रहेगी स्टूडेंट 12,000, ठीक है ना, और रेट मेरे पास आ गया आर इक्वल्स टू 20%, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए ये हाफ ईयरली जब एडेड हुआ था तब ये हमारे पास 20% निकल के आया है, और जब एनुअली हम एडिट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए तो इसका हाफ हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, उसी समय में, यानी समय तो वही है 1.5 ईयर्स, लेकिन हाफ ईयरली के लिए मैंने चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर यही रहेगा, ठीक है ना, 1.5 ईयर्स। और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स आगे, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी, यानी कि ए निकालना है यहाँ पे आपको, क्या कैलकुलेट करना है अब हमें ए यानी कि मिश्र धन निकालना है कि कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक एनुअली एडिड हो रहा है। तो इंटरेस्ट कैसा एडिट कर रहे हैं, एनुअली एडिट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जब एनुअली एडिट कर रहे हैं तो यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आज तक सवाल निकालते रहेंगे तो उसमें
टाइम 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, 5 ईयर से, तो उसको बड़े इजीली निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। इसमें थोड़ा फॉर्मूला टेक्निकल है स्टूडेंट। तो देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे तोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें ए फाइंड आउट करना है, तो हमें फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ करके, इसमें नियम होता है उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम आपका 1.5 ईयर है, तो चलिए हम इस फॉर्मूले को पहले बनाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए इक्वल्स टू पी और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, वैसे तो एन ही होता है, लेकिन एन मेरा टाइम जो है स्टूडेंट्स वो कितना है 1.5, तो 1 हमने यहाँ लगा दिया, और उसके बाद में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, और यहाँ पे हमने फिर लगा दिया 1.5, इस तरीके से लगा दिया। तो देखिए ये टाइम पूरा 1.5 वर्ष हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें 1.5 वर्ष टाइम हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हाफ है समय हमने दूना कर दिया, यानी कि हाफ का डबल कितना हो गया, हाफ का डबल कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ 1 कर दिया, और रेट हाफ कर दिया, तो रेट यहाँ कितना हो गया हाफ, यानी r/2, इसका मतलब 100 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से जो 1.5 ईयर था उसको हमने चेंज करके इस तरीके से टाइम टेबल में कन्वर्ट कर लिया, और हमने ये फॉर्मूला तैयार कर दिया, ए बराबर पी 1 प्लस, क्योंकि 1.5 वर्ष समय था, 1 वर्ष हमने पूरा यहाँ तोड़ लिया, आधा वर्ष को हमने इस तरीके से तोड़ दिया, और इस तरीके से हमने ये इनटू में दूसरा फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू हमारे पास 12,000 है, और उसके बाद 1 प्लस आर मेरे पास कितना है स्टूडेंट 20 है, लेकिन ध्यान रखो कि वहाँ हाफ ईयरली इंटरेस्ट समायोजित हो रहा था, तब वहाँ पर आपने 20 उसकी वैल्यूज रखी थी। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम आर की वैल्यू अब 20 आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हमने एनुअली के लिए टाइम को इधर रेट को हाफ में तोड़ करके चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 20/100, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी इंटू 1 प्लस 20/200 स्टूडेंट, ठीक है ना। और देखिए 1 पावर यहाँ भी है, 1 पावर यहाँ भी, इस 1 पावर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पावर हटा दी स्टूडेंट। अब एक ही वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 12,000, और देखिए इसको काट देंगे 20 से, तो ये 20 पंजे 100, ये 20 पंजा 100, वो सॉरी 20 पंजा मतलब ढाई 200, तो ये 10 आ गया नीचे, तो ये कितना आ गया आपका 1 प्लस 1/5, और यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट 1 प्लस 1/10, ठीक है ना, ये वैल्यूज आ गई। हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12,000 आ गया यहाँ पे आपका, और यहाँ पे 5 बन जा 5 और 1, ये कितना आ गया इंटू 6/5, और यहाँ पे आ गया इंटू 10 बन जा 10 और 1 11/10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। 5 से हम इसको और काट देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, और ये 0 और आ गया, तो ये भी खत्म हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितना आ गया फाइनली, ए इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 240 और इंटू 6 और इंटू 11 स्टूडेंट। हम क्या करेंगे अब इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 15,840, कितना आ जाएगा 15,840 रुपीज स्टूडेंट। तो देखते हैं कि ये मिश्रण जो हमारा निकला है या वैल्यू ए की निकली है अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्रण, तो ये हमारा कितना आ गया 15,840। दिस मीन्स स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लास्ट 50 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 50 इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को रुपया 384 पर बेचता है, ठीक है ना, वस्तु ए को कितने पे बेच रहा है 384 पर बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब 384 रुपए में बेच रहा है इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, तब उसको रुपए की कितने की हानि हो रही है स्टूडेंट, ठीक है ना, कितने की हानि हो रही है 20% की। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर हम ए का क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु ए का क्रय मूल्य निकालेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दो कि बेची कितने में इसने 384 रुपए में बेची, ठीक है ना। जब 384 रुपए में बेच रहा है तो हम हानि अगर पता करें इसकी कि 20% की हानि हो रही, 384 में बेची है तो देखो टोटल 100% होता है, 20% की हानि हो रही है तो 20% निकालेंगे तो 80% बच जाएगा। इसका मतलब
100 की चीज या 80 की हानि हो रही है, ठीक है ना, 20 की हानि हो रही है, 20%, तो 20% हमने माइनस कर दिया, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80, तो 80 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य, इसलिए खरीदा गया मूल्य, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 4 से ये काट दो तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 5 छक्का 30, 30 की 0, हासिल 3, 5 में 45, तो 3 48, 480 रुपए आ गया स्टूडेंट। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाल लिया स्टूडेंट, वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना आ गया 480 रुपीज। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं दूसरे बी का क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं और जब वह वस्तु बी को रुपया 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। 400 रुपए की बेचता है तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु बी का क्रय मूल्य। तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 400 में उसने बेची है और वो कह रहे 25% का लाभ होता है इसको, 25% का इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, वैसे टोटल कितना है 100 और 100 में हम 25 जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 125, तो 100 बटे 125 आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। लाभ हो रहा है तो 125% बन गया, 25% का लाभ हो रहा है उसको, तो 125 हम इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसको अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा 25 पंजा 125, 25 चौका 100 और 4 से ये काट दो, 5 से 5 अट्ठी 40 0, तो कितना आ गया 8 चौको 32 यानी कि 320 आ गया स्टूडेंट। इसका मतलब इसने वस्तु बी को 320 रुपए में खरीदा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन में यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ए और बी दोनों वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य हो गया 852 पर बेचे, ठीक है ना। 852 पर वो दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, दिस मींस दैट ये हमें क्या दिया गया, ये हमें दोनों वस्तुओं से मतलब हमारे पास एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य है। तो हमें क्या दिया गया, वस्तु ए तथा बी का विक्रय मूल्य दिया गया है, वस्तु ए तथा बी का विक्रय मूल्य, वस्तु ए तथा बी का हमें विक्रय मूल्य दिया गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना दिया गया है, ए तथा बी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मेरे पास कितना दिया गया है 852 रुपए, तो रुपीज 852 दिया गया है, ठीक है ना, इक्वल्स टू ये दिया गया है। अब हम ये देख लें स्टूडेंट्स कि ए और बी का क्रय मूल्य कितना है टोटल। तो देखो वस्तु ए तथा बी का क्रय मूल्य, वस्तु ए तथा बी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, वस्तु ए बी का क्रय मूल्य मेरे पास है, ए का क्रय मूल्य मैंने निकाला तो वो मेरे पास आया 480 और बी का कितना आया 320, तो इनको दोनों को जोड़ दो स्टूडेंट 0 0 0 और यहाँ पे 2 और 8 10 की 0 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 800 स्टूडेंट। तो ये आ गया मेरे पास क्रय मूल्य। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना पड़ता है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस में कि क्या चीज ज्यादा है, ये विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस और ये क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य। तो देखो खरीदे गए मूल्य यहाँ पे कितना है 800 रुपीज है और बेचा गया मूल्य कितना है 852, इसका मतलब कौन सा ज्यादा है 800 ज्यादा है, 800 ग्रेटर देन 852 ये विक्रय मूल्य ज्यादा है, 852 ग्रेटर देन 800 स्टूडेंट। इसका मतलब जब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, जो चीज हमने खरीदी है कम में बेची है ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ कितना हो गया यहाँ पर, तो लाभ हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 852 और माइनस 800 यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो ये लाभ हमारे पास कितना आ गया 52 रुपीज आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हमें पूछ क्या रहे हैं इसमें तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही आएगा स्टूडेंट्स, हानि हो रही होती तो हानि प्रतिशत आती स्टूडेंट, तो लाभ प्रतिशत हम यहाँ पे निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत मेरे पास क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100% के लिए और अपॉन क्रय मूल्य, कि हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकाली जाती है स्टूडेंट। तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ मेरे पास कितना है 52 है इंटू 100 और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट्स 800, तो यहाँ 800 क्रय मूल्य आ गया। 2 0 ये आपके कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट, तो मेरे पास कितना बचा 52 अपॉन 8%, मतलब मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स
अगर हम काटें तो ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी मेरे पास आ गया 13/2%, मीन्स कितना आ गया 6.5%, यानी 6.5% स्टूडेंट। तो देखिए ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये आपका सीटेट का जो पेपर था, ये आपका पार्ट 4 या आप कह सकते हैं इसको लास्ट पार्ट था, ठीक है ना। इतने ही क्वेश्चंस आपके सीटेट के लेवल सेकंड या पेपर सेकंड वाले में जूनियर लेवल पे पूछे गए थे। आज हमने आपके इस टॉपिक को ख़त्म किया, ये आपका लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं बहुत मेहनत से एनर्जी से ये वीडियोस बनाता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद होता रहे और हम आपको ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियोस देते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।